नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। अब संजय सर आए हैं तो नया मामला लाए हैं। नया मामला ये है कि ईवीएम वॉशिंग मशीन में और मतदाता सूची सर के फेर में। अब सर के फेर में आप कैसे भी मान लो, चाहे दिमागी फेर में मान लो, सर यानी माइंड, मस्तिष्क, सर श्रीमान जी यानी मान्यवर पीएम साहब की कृपा दृष्टि, और सर जो SIR। आप कहोगे वॉशिंग मशीन का कैसा जिक्र है, तो संजय सर ने पुस्तक लिखी कि ईवीएम तो वॉशिंग मशीन में चली गई, तो मुझे ख्याल आ गया अब ईवीएम वॉशिंग मशीन में चल के धुल भुल के बाहर आई है निकल के, तो जो सारे पाप थे वो ईवीएम में रह गए, वो वॉशिंग मशीन में रह गए। गंदगी जितनी भी थी वो सब वॉशिंग मशीन में रह गई। साफ सुथरी चमकती दमकती ईवीएम बाहर आई है बिहार के लिए। कुछ महाराष्ट्र में दाग धब्बे थे, कुछ हरियाणा की गंदगी थी, वो सब धुल गई। अब धुली हुई ईवीएम पुराने मतदाता सूची के वोट नहीं ले रही थी। वो कह रही थी आपने हमें धो दिया, मतदाता सूची नहीं धोई। तो इसलिए फिर सरकार को सर लाना पड़ा। तो सारा दोष संजय सर का है। ना ये पुस्तक लिखते और न बिहार में सर लागू होता। मैं सीधा आरोप लगा दूंगा, मुझे कतई चिंता नहीं है। अगर किस पुस्तक नहीं लिखी जाती, ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुली, तो शायद ये SIR की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम ने कहा कि हम ना तो बांग्लादेशी का वोट लेंगे, ना जो बिहार में रहता है उसका वोट लेंगे। कभी कभी बड़ी दिलचस्प कहानियां फंस जाती हैं। अब समस्या यह है कि एक आज ही चैनल बनाया 2 दिन पहले, ये भी न बंद हो जाए, अब ये भी सोचना पड़ता है। परसों वाले का अभी दुख निकला नहीं है दिमाग से भाई। 4-10 वर्ष की जो तपस्या थी सर में वो भी है, वो फंसी पड़ी है। तो बड़ी उलझन है, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। लोग कहते हैं बोलो बोलो, इसलिए कि जो समर्थन मिला उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद कि आपने डिमांड की है कि वापस करो। बिल्कुल। लेकिन सर ये बता दीजिए क्यों धोई थी ईवीएम वॉशिंग मशीन में जो वोटर लिस्ट धो ली जा रही है? हाँ, वो असल में किताब को क्रेडिट कम है, क्रेडिट तो राहुल गांधी को है कि उन्होंने इस मामले को मतलब अपना ईवीएम वाले मामले को इतनी गंभीरता से उठाया और कि इनके पास जवाब देने के लिए नहीं बचा और इनको कानून ही बदल करके बचने के लिए कानून ही बदलना पड़ा। तो वो तो है ही है। लेकिन मेरी किताब का आधार ये है कि बीजेपी ही पहले कहती थी कि ईवीएम गड़बड़ है और ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जा सकते, गैर कानूनी है, और ईवीएम जो है वो लोकतंत्र खतरे में है, मशीन से चुनाव कराना वगैरह वगैरह। इसमें 2 किताबें बीजेपी वालों की थी, 2010 में आई थी। एक तो अपने भाजपा के प्रवक्ता ने ही लिखा था, दूसरी सुब्रमण्यम स्वामी की थी। तो मैंने उसी को लिखकर उसी आधार पे किताब लिखी थी कि आपको बताया ही था कि पहले बीजेपी वालों के लिए खराब थी और जैसे बीजेपी के लिए सब भ्रष्ट नेता वॉशिंग मशीन में धुल कर बीजेपी में शामिल हो गए, वैसे ही ईवीएम भी वॉशिंग मशीन में धुल करके अब सब ठीक ठाक है। तो ईवीएम तो ठीक ठाक हो चुकी, और जैसा कि आपने कहा कि अब मतदाता सूची को भी ठीक करना था। भाई महाराष्ट्र में बहुत बदनाम हुई थी, तो यहाँ सर लागू कर दिया गया, और सर लागू कर दिया गया तो प्रचार तो यही था कि बस बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और जो इनका क्या बोलते हैं सूत्रों की खबर और लीक और प्लांटेशन, वो सबसे बता दिया गया था कि सब ठीक चल रहा है और बिल्कुल जरूरी है, और नहीं तो मतलब क्या अनर्थ हो रहा था। उस अनर्थ में ये नहीं बताया गया कि लोकसभा चुनाव उसी मतदाता सूची में हुए, ये लोग भूल जा रहे हैं। और जब से ये बिहार में अजीत अंजुम वाला बवाल शुरू हुआ है, तब से देख रहा हूं कि व्हाट्सएप पे खूब खबरें आ रही हैं कि मतदाता सूची में क्या गड़बड़ थी पहले। और जो व्हाट्सएप वाला हमारा ग्रुप है, 2-4 ग्रुप हमने रखे हुए हैं जिसमें भाई लोग भेजते रहते हैं और मैं भी आनंद लेता रहता हूं, और मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता ताकि भेजने में लोग कोई कसर ना छोड़े। तो मेरे पास सामग्री पूरी रहती है कि उधर क्या चल रहा है। तो उसमें अब ये भी चल रहा है, और अपने रजत शर्मा का भी एक वीडियो है। उन्होंने कहा कि बिहार की मतदाता सूची में इतने लोग बाहरी थे, इतने मर गए, इतने अपने पते पे नहीं रहते, वगैरह वगैरह।
मैंने कुल मिला के सामान्य बात है, इसीलिए रिवीजन होता है मतदाता सूची का। 2003 से आपने किया नहीं था तो गलती आपकी है, और अगर सब थे तो भी गलती आपकी है। तो अब आप बता ऐसे रहे हैं जैसे कि कोई बड़ी नई बात है और किसी और ने सब गड़बड़ कर रखा था। सरकार आपकी, मैंने अव्वल तो मतदाता सूची बनाने का काम चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग ये कह सकता था कि भाई हम तो अभी चुनाव आयुक्त बने हैं, पिछली सरकार ने पता नहीं क्या किया या पिछले चुनाव आयुक्त ने पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सरकार भी वही है, चुनाव आयोग भी वही है। तो अब ये तो कहा नहीं जा सकता है कि पिछली सरकार ने गड़बड़ की, सब इन्हीं लोगों का गड़बड़ किया हुआ है। और उस पर पिछला लोकसभा चुनाव हो चुका है 1 साल पहले, और अब ये कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है। और जब चूंकि जब गड़बड़ दिखने लगी कि इनके एसआईआर में गड़बड़ है, तो अब उसके बचाव के लिए एक वीडियो वो भी आया दिल्ली का, जिसमें एक भाई दिल्ली का मामला है, और वो भी अभी घुमाया जा रहा है ये बताने के लिए कि दिल्ली में एक पते पे एक भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा घर यहाँ है, ये पता है, और मैं यहाँ इसमें पति पत्नी और बच्चे 2 लोग रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे पते पर कितने 68 की कितने वोटर लिस्ट है, और ये सब अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग हैं, मतलब कि वो सब मुसलमान नाम है, और मुसलमान नाम गिरवा देते हैं कि इतने लोग हमारे वोटर लिस्ट में हैं। और वो इस कैप्शन के साथ आया है कि अभी बिहार का पता चलेगा। बिहार का जो पता चल रहा है वो उनको नहीं पता है, पता चलेगा जब मतदाता सूची तैयार हो जाएगी तब। तो ये तो हाल है। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सर की इतनी पोल खुल गई कि अब उसको कैंसिल कर देना चाहिए, उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आज जो अजीत ने जो 2 रिपोर्ट डाली है, उसमें एक तो यह है कि उसने पटना में 10 आदमी को खड़ा करके कहलवा दिया कि भाई हमने और हमारे परिवार के लोगों ने ना फॉर्म भरा, ना हमारे यहाँ कोई लेने आया, ना हमने किसी को दिया, फिर भी मेरा नाम है। ये तो चलिए आम लोगों का है। एक उसने एक फौजी का नाम बताया है जो कहीं जोधपुर में या कहीं राजस्थान में पोस्टेड है, और वो सिर्फ अपना नाम मतदाता सूची में डलवाने के लिए छुट्टी लेके बिहार गया, सब परिवार, उसकी माँ वहां अकेले रहती है बूढ़ी, वो अंगूठा लगाती है, और पत्नी साथ गई थी, लेकिन और उसने बीएलओ को फोन भी किया था वगैरह वगैरह, और बीएलओ ने कहा था कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन तक तो वो टालता बोलता रहा, और बाद में जब इनसे मिला और ये उसके घर गए तो उसने कह दिया कि आपका तो अपलोड हो गया। अब ये फौजी आदमी ने कहा कैसे अपलोड हो गया, हमने तो दिया ही नहीं। तो उसने फिर लिखित में माफी मांगी है। तो और उसने ये कहा है कि उसकी गलती इसलिए है कि उस पर भारी दबाव था अफसरों का वगैरह वगैरह। तो इस एक एग्जाम्पल से माने अगर हम लोग तो यही है कि चावल में 4 दाना देख करके समझ जाते रहे हैं कि चावल पका कि नहीं पका, यही हम लोग देखते आए, यही सीखा है। तो उस हिसाब से ये जो 2-4 मामले आ गए हैं, इसके आधार पे लगता है कि एसआईआर में कुछ ठीक नहीं हुआ है और सिर्फ गलत ही है। और जैसा मैंने कहा कि उसके पक्ष में वीडियो आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं है जो कहे कि हाँ जिस पे आप विश्वास करें वो भी प्लांटेशन ही है कि गड़बड़ है, इतने बांग्लादेशी हैं, इतने विदेशी हैं। है तो भाई कैसे हैं, और है तो निकाल दो, निकालना ही था, इसीलिए रिवीजन हो रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवीजन सही नहीं हो रहा है, और आपने बिना फॉर्म लिए लोगों के नाम डाल दिए हैं, तो पहले भी यही किया था, वही दिखाई दे रहा है, तो उसमें नया क्या है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो हालत है उसमें इसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। इसका पर्पस चाहे जो हो, यही दिखाना हो कि मतदाता सूची नहीं बिल्कुल साफ सुथरी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, और चाहे जो ये करना चाहे, चाहे जो करे, अब सरकार किसी की सुनती नहीं, किसी की मानती नहीं, तो होगा वही जो इनको मन करेगा। लेकिन पूरी तरह से साफ हो गया है कि सर के नाम पे मजाक हो रहा है, या जो करना चाहते थे वो अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो सकता है, उसकी पूरी पोल खुल गई है। फिर भी नहीं मानेंगे तो अलग बात है, तब जब करेंगे जो करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब किया क्या जाए। इतनी जल्दी तो नहीं कहा जा सकता है कि नहीं हम कैंसिल करेंगे। और अब आज एक पटना के डीएम के हैंडल से ट्विटर हुआ है कि अजीत अंजुम नामक यूट्यूबर से कहा जाता है कि उनके पास जो जानकारी है उसको दे। अजीत अंजुम क्यों दे, आप तो अभी एफआईआर कर रहे थे। मैं ठीक है पटना के डीएम नहीं कर रहे थे, क्या वो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी है? बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और आपको जो शिकायतें मिली हैं, नहीं, आप यूट्यूब को मेल भेज दो कि वो चैनल डिलीट कर दें, जैसे हमारा कर दिया, आपके हाथ में। बिल्कुल। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर जो भी उस हैंडल को देख रहा है तो डीएम पटना के नाम से, लेकिन जाहिर है कोई और देख रहा होगा, तो जो भी देख रहा है अगर उसको इतनी समझ नहीं है कि अजीत अंजुम नाम के यूट्यूबर अगर आप लिख रहे हैं तो आगे उसमें क्या होना है।
तो उसने जो लिखा है सब कि यही आप भेज दीजिए और हम तब उसकी जांच कराएंगे और फिर समय रहेगा, इसके पहले अपलोड कर देंगे, नहीं तो उसके बाद भी समय रहेगा, वगैरह वगैरह। तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अजीत अंजुम से ये अपेक्षा करना कि वो निकाल के दे, वो इसलिए अजीत अंजुम दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सुनते नहीं है। नहीं तो लोग आपको ही बताते, बीएलओ को ही बता रहे थे ना। तो बीएलओ को जब जाना था, बीएलओ गया ही नहीं, लिया ही नहीं, तभी तो बीएलओ को नहीं पता है। और चूंकि बीएलओ गड़बड़ कर रहा है इसलिए वो अजीत अंजुम के जरिए आ रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि अजीत अंजुम ही बताए, बीएलओ से पूछ लो क्या करवा रहे हो, अजीत अंजुम से पूछने की क्या जरूरत है। तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है और सब चल रहा है। तो अक्सर सब चलता रहे, आखिर अजीत अंजुम से क्यों शिकायत लोग कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग क्यों नहीं बात कह रहा? नहीं, उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने, मुझे याद है 90 91 में कभी अरुण शौरी ने, जब भी अपने जन एक्सप्रेस के संपादक थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो एक लेख में उन्होंने लिखा था, और चूंकि मैंने उनका कई लेख अनुवाद किया है तो मुझे उसमें याद है कि ये जो स्पेशल रिपोर्टिंग जिससे हंगामा हो जाता है, वो हम कुछ थोड़ी करते हो, तो लोग दे जाते हैं पूरी रिपोर्ट तैयार करके रिसेप्शन पे छोड़ जाते हैं। और कई बार उसमें लिखा रहता है कि मेरा नाम नहीं बताना है, और कई बार वो कहता है कि हाँ हम जो विजल ब्लोअर टाइप का होता है। तो लेकिन ज्यादातर खबरें लोग रिसेप्शन पे छोड़ जाते हैं, और तब वो तो लैंडलाइन का जमाना था। तो इसलिए खबरें अगर आप ले रहे हैं, सुन रहे हैं, छाप रहे हैं, तो शिकायत अगर आप सुनेंगे तो शिकायत आपके पास आएगी, नहीं सुनेंगे तो कोई क्या करेगा। तो यहाँ यही हाल है कि आप सुन ही नहीं रहे, और सुन इसलिए नहीं रहे कि बीएलओ को आपने कह दिया है कि इतने तारीख से पहले सब काम हो जाना है, तो बीएलओ अपना कर रहा है, और यही अजीत की रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों ने चूंकि ये अपेक्षा ही नहीं की थी कि कोई इस तरह से इसकी पोल खोल देगा, तो ये पता नहीं चला। और कोई शिकायत कर पाएगा तो वो अजीत अंजुम नहीं बता रहे होते, छोटा मोटा यूट्यूबर होता तो वो कितने लोग देखते, कितने लोगों को पता चलता। और जब ये अजीत अंजुम नामक यूट्यूबर अजीत को कह रहे हैं, तो बाकी को ये कहाँ लगाने वाले थे, और अजीत को भी कहाँ लगा रहे थे, एफआईआर कर ही दिया था। तो जो हालत है उसमें यही सब होना था। लेकिन अब जो है एकदम जब दिखाई दे रहा है कि एक आदमी, एक फौजी छुट्टी लेकर के मतदाता सूची में नाम डलवाने आ रहा है, लेकिन नियम तो यही है कि वोट वही डालेगा जो सामान्य तौर पे रहता है। लेकिन इन्होंने मतदाता सूची में नाम होने को चूंकि नागरिकता से जोड़ दिया है, इसलिए लोगों को मजबूरी हो गई है, लोगों को एक डर हो गया है कि अगर हमारा मतदाता सूची में नाम ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसीलिए तो आदमी नाम छुट्टी लेकर के आ रहा है, नहीं तो जो रह ही नहीं रहा है यहाँ, वो वोट देने फिर दोबारा थोड़ी आएगा। और वोट देने के लिए कोई परिवार समेत थोड़ी आता जाता है, ये तो पहले नहीं होता था। अब देशभक्ति में कुछ लोग कर लेते हैं, जिनके पास पैसा है वो हवाई जहाज से भी चले जाते हैं वोट देने, वो अलग चीज है। जो सरकारी दौरा बना सकते हैं वो सरकारी दौरा बना के चले जाते हो, लेकिन अपने पैसे से कोई वोट देने जाता होगा ऐसा नहीं है, आमतौर पर तो नहीं है। तो वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का भी कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई इतना तकलीफ उठाए और छुट्टी लेकर के, सेना की नौकरी से छुट्टी लेकर के घर आए और अपना नाम डलवाए। वैसे भी नाम डलवाने का जब आप रहते ही नहीं है तो वोट कैसे डलेगा, तो नाम डलना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से जब इन लोगों ने विज्ञापन निकाला और बाहर वालों को कह रहे हैं कि आप अप्लाई करो, अपना नाम डलवाओ, तो जो फौजी है वो आ सकता है, वो तो वैसे भी देशभक्त है, वो तो कहेगा कि हमें वोट भी देना है, तो ठीक है तो आएगा ही। तो पूरा गड़बड़ झाला इन लोगों ने बना रखा है, और सिर्फ इसलिए कि विदेशी हैं इसमें। अरे विदेशी आए कहाँ से? 10 साल से आप कर क्या रहे थे? और बांग्लादेश की सीमा से बिहार तक कैसे पहुंच गए? बीच में बाकी लोग क्या करते रहे? तमाम बातें हैं, उस पर कुछ नहीं है। और सिर्फ सूत्रों ने बताया कि इतने वोटर हैं जो बांग्लादेशी हैं, इतने हैं जो मर गए, इतने हैं जो दूसरी जगह छप गए। तो यही सारे प्रचारक अलाप रहे हैं राग कि इतने सारे लोग बाहर हैं वाले, इसलिए निकालना है, और इसलिए पूरा प्रयास जायज है। ठीक है, पूरा प्रयास तो जायज है, इसमें इस पे किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ढंग से तो कीजिए। और जब आप ढंग से नहीं कर रहे हैं तो पूरा प्रयास बेकार है, और यही दिखाई दे रहा है। और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये कह देना भी कोई मायने नहीं रखता है कि आपके पास जो शिकायत आप बताइए उसको हम ठीक करेंगे। अरे हमारे पास तो 10-5 शिकायतें हैं, वो तो नमूना है। उससे पता चलता है कि पूरे ही दाल काली है, वो दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है। उससे तो ये पता चल रहा है कि अगर हमने चावल की हंडी से 4 दाने निकाले और चारों खराब है या चारों कच्चे हैं, तो पूरा चावल, पूरी थाली हंडी में जितने चावल है सब खराब है या सब नहीं बने हैं। तो ये नहीं, ये कह रहे हैं कि जो 4 हमने दिए हैं वो दे दीजिए, हम उसको ठीक कर देंगे, तो उससे बाकी ठीक हो जाएगा, आप कहिए, लेकिन मानेगा कौन? तो ये हालत है और चल रहा है।
अब सर, दाल काली हो या पीली हो, दाल तो दाल है। पहले सुना जल रही जाता है, था कि उसने उसने वो जल रायता रही है फैला चुनाव दिया। आयोग की। पहले कहा जाता उसने रायता फैला दिया, हाँ उसी पर हम लोग खबर करते थे। और 2014 से 2020 के बीच ये स्लोगन केवल केजरीवाल के लिए लागू हुआ कि केजरीवाल ने रायता फैला दिया। हम्म। अब लगातार चुनाव आयोग फैला रहा है। अब चुनाव आयोग चूंकि संवैधानिक संस्था है तो कोई कह नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जो भारी फजीयत हुई है, बिल्कुल एक सिस्टम की फजीयत हुई है, हाँ बिल्कुल। एक उस संस्था की फजीयत हुई है जिसे कभी टीएन सेशन के नाम से याद किया जाता है। बात 88 की थी, 89 में चुनाव होना था। राजीव गांधी ने अपने सबसे निकटस्थ टीएन सेशन को चुनाव का जिम्मा दे हाँ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को लगा कि राजीव गांधी ने सिर्फ इसलिए जिम्मा दिया है ताकि चुनाव जीता जा सके। बिल्कुल। और और जैसे ही टीएन सेशन को प्रभार मिला, टीएन सेशन का अपना मयान में से तलवार निकाली चुनाव आयोग वाली और खटाक 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 सबको छांट दिया। पहली बार इस देश से पोस्टर, मायक और जाने क्या क्या गायब थे। दीवालों पे रंगी जड़ी रहती थी, देहात में तो बैनर पोस्टर की भरमार होती थी, किसी दीवार पे कोई पोस्टर नहीं था। लोग ढूंढते छुटाते घूम रहे थे। बिल्कुल। पता नहीं तब ये मोबाइल होते तो पता नहीं जाने कितने की तो सदस्यता चली जाती। कैमरा हर आदमी के पास होता नहीं था, गांव में तो कैमरा किसी के पास नहीं होता था। उस समय तो हाँ। और एक 14 के बाद आए आयुक्त, चुनाव आयुक्त आए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ उन्होंने पूरे सिस्टम को पानी से भी ज्यादा पतला साबित कर दिया। आपने सेशन की बात की, आपने तो मैंने आपने कहा कि कांग्रेस ने अपना समझ के अपने फायदे के लिए बनाया था, हो सकता है वो रहा हो, नहीं नहीं लेकिन नहीं सर, कांग्रेस में एक चीज रही, वो अधिकारियों की नियुक्ति पे लॉस प्रॉफिट नहीं देखते थे, ये बात वही तय वही थी। वही मैं कहने जा रहा था कि कांग्रेस ने बनाया तो जाहिर है मैंने उनको अच्छे लगे होंगे इसलिए बनाया होगा, लेकिन कांग्रेस को अच्छे लगने का मतलब ये नहीं होता था कि वो उनके लिए काम करेगा। कांग्रेस को अच्छा लगने का मतलब होता था कि ये वाकई अच्छा अधिकारी है या जिम्मेदारी चुनाव निभाएगा। आयुक्त होने के लिए निष्पक्ष है। ये कांग्रेस के अच्छा होने का मतलब मैं समझता हूं, या अब मुझे लगता है, पहले तो मुझे भी लगता था कि कांग्रेस सर वैसी ही है, अब भ्रष्टाचार। सर अब मतलब तब समझ में आया जब एक सरकार देखने को मिली, हाँ एक विपक्ष की लंबे टाइम जो सत्ता में विपक्ष आया तो उसकी हाँ, सरकार देखी तो कंपैरिजन कब होता है? तब पता चला कि वो कितना अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल कंपैरिजन तो, 2.5 साल वाली से किया पहले, सन हाँ 75 और 77 में, तो जनता बिल्कुल ने नकारी तो उनके कर्मों से ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखी सरकार, तो जो हाँ अधिकारियों का कंपैरिजन हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी अपनी पारदर्शिता बनाए रखी, हाँ, हाँ, तो लेकिन कांग्रेस को पहली बार पता लगा जब सेना के प्रमुख पद पर बैठे जनरल वी के सिंह ने सिस्टम को चैलेंज किया। क्या भाजपा होती तो चैलेंज में वो रुकते? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो और गवर्नर है, अब वो तत्कालीन गवर्नर गृह है। सचिव तत्कालीन गृह सचिव बिल्कुल ऊर्जा मंत्री बन जाते हैं। अब कहां है किसी को पता नहीं। बिल्कुल। शहरी विकास सचिव मौजूदा शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। और उज्जवल निकम ने जो किया, कसाब जिंदा पकड़ा गया, यह बहुत बड़ी बात थी, और उसको विधिवत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साबित हुआ कि पाकिस्तान भेज रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तानी था, उसका भारत में कोई नहीं था, वगैरह वगैरह। तो उसमें आपने कहानी कर दी कि उसको बिरयानी खिलाई जा रही है और बिरयानी की मांग रहा है, वगैरह वगैरह, और इसलिए कर दिया उसके पक्ष में भावुकता फैल रही थी, वगैरह वगैरह। जो किया जैसे भी किया सब ठीक है, सब क्षम्य है। अगर आपने माफ कर ही दिया था, आपने करवाया ही था तो कोई बात नहीं, आपने टिकट दे दिया। जब आपने उसको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, तब तो क्लियर हो गया ना कि वो आपका आदमी है।
या आपकी विचारधारा को मानने वाला है, और वो हार गए तो उसका हार गए, उनके लिए कुछ और सोचा जाना चाहिए था, कुछ और किया जाना चाहिए था। लेकिन उनको राज्यसभा में भेजना कि वो बड़े काबिल अधिवक्ता हैं या योग्य कानून के जानकार हैं, ये कैसे हो गया? भाई वो तो अपनी सरकारी नौकरी कर रहे थे, उसका उनको वेतन भत्ता सब मिल रहा था, और कसाब को फांसी नहीं होती तो क्या कहा जाता कि उसको छोड़ दो, पाकिस्तान भेज दो पासपोर्ट वीजा बनवा के। वो तो पासपोर्ट वीजा लेके तो आया नहीं था, या उसके बाद बरामद नहीं हुआ, वो भारत का नागरिक नहीं था, तो उसको अगर, और गोलियां चला रहा था, गवाह है, सब कुछ है, सब गवाही हुई, सब कुछ विधिवत किया गया, गवाह था, उसको वो गवाह गवाही दे पाया, उसको मारा नहीं गया, जज को मारा नहीं गया, जज को धमकी नहीं दी गई, वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, तब जाकर के उसको सजा हुई। ये सजा सिर्फ इन्होंने थोड़ी दिलाई, और अगर दिलाई भी तो ये इनका काम था, उसने गोली चलाई थी पब्लिक में, वीडियो वगैरह सब रहा होगा, तमाम सबूत था, सब कुछ था, तो उसको तो सजा होनी ही थी। ऐसा तो नहीं है ना किसी निरपराध को इन्होंने फांसी दिलवा दी, वो तो अपराधी था ही, उसको सजा होनी थी, हो गई। तो इसमें इनकी कानूनी योग्यता का क्या मतलब है? और कानूनी योग्यता का मतलब है तो बिरयानी खिलाने की कहानी गढ़ने की योग्यता है। तो बिरयानी खिलाने की कहानी गढ़ने की योग्यता के लिए अगर आपको टिकट मिलता है, और टिकट से चुनाव हारने के बावजूद आपको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है, माने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाना और पार्टी के वोट दिलवा के जिता देना भी अलग चीज है, लेकिन आपने उनको स्पेशल 12 जो 11-12 जो लोग विशेष सीट है उसके लिए नामांकित करवाया है, और आप टिकट देके साबित कर चुके हैं कि वो आपका आदमी है। तो आप कर क्या रहे हैं? ऐसे सरकार चलती है, और ये ईमानदारी की बात कर रहे थे। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि टीएन सेशन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उस समय तो सब लोग जानते ही थे, अब हम लोग नहीं जानते, बाद में जो लोग मुझे याद है कि एक दिन भारत बंद हुआ था, और मैं अपना एक्सप्रेस बिल्डिंग में ऑफिस था, तो रात की शिफ्ट से 9:30 बजे या रात को 12 बजे, मुझे याद नहीं, स्कूटर से आते हुए मैंने देखा कि विकास मीनार में सारी लाइट जल रही है। वो पहला दिन था जो मैंने विकास मीनार में शाम को लाइट जलते हुए देखी। तो मुझे तो पता था कि कल भारत बंद है, तो लाइट जलते देखकर मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है। फिर मैं वापस गया कि विकास मीनार में लाइट जल रही है, क्या चक्कर है, आज क्यों लाइट जल रही है? तो ऑफिस जाकर के पता चला कि लाइट इसलिए जल रही है कि यह आदेश था कर्मचारियों को कि कल भारत बंद है, तो क्या वो आपको आना है। और चूंकि भारत बंद बहुत जबरदस्त हो रहा था, और दिल्ली में सब लोग नहीं आ सकते दूर दूर से, तो उन लोगों ने ये तय किया कि हम दफ्तर में ही रहेंगे ताकि कल गैर हाजिर ना हो, और भारत बंद में भागीदार ना हो जाए, और नौकरी पे कार्रवाई ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो ये सेशन का रुतबा था, उस समय शायद सेशन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये सेशन के कारण ही हुआ था। तो सेशन ऐसे अधिकारी हैं, और इनका निर्णय या जो फैसला होता था, या अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसा होता था। पहली बार है, मुझे बिल्कुल याद है ठीक से, कि विकास मीनार की लाइट जल रही थी। अब जलती होगी पता नहीं, अब लाइट बिजली सस्ती हो गई है, एलईडी के बल्ब आ गए हैं, तो मुझे पता नहीं अब जलती है कि नहीं जलती है, या उसके बाद जलती दिखी एक आध बार, लेकिन वो पहली बार तभी जलती दिखी थी जब भारत बंद था, और टीएन सेशन ने कहा था कि नहीं, कल दफ्तर आना है। तो टीएन सेशन वैसे अधिकारी थे, कुछ बिरले अधिकारी होते हैं जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ अपने अच्छे कर्मों के लिए, सत्कर्मों के लिए याद किए जाते हैं, कोई कुकर्मों के लिए याद किए जाते हैं, कोई खराब सिस्टम पैदा करने के लिए किए जाते हैं। याद सब किए जाते हैं, कोई अच्छाई के लिए, कोई बुराई के लिए। ये सर प्रकृति है। चुनाव आयोग का ऐसा डंका बज गया था भारत में कि चुनाव से पहले लोग सारे काम तैयार करते थे कि पर्चा न निरस्त हो जाए, कहीं फंस न जाए। सरकार के लोग ज्यादा डरते थे। नहीं, इंदिरा गांधी का चुनाव जिसके लिए खारिज हो गया, वैसे वैसे तो कितने लोग अभी कितने चुनाव में लगे हुए हैं, और हर चुनाव में 2-4 वैसे मामले साबित हो जाएंगे। लेकिन अब किसकी हिम्मत, और कौन जो बोले, तो अब तो वो सब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग ये भी नहीं मानते कि घोषित इमरजेंसी है। वो भी कहते तो प्रचारक लोग तुरंत कहने लगे कि नहीं, इमरजेंसी ज्यादा बुरी थी, इमरजेंसी में ये हुआ था, अब ये नहीं हुआ, जबकि सब उससे बुरा हो रहा है। चलिए सर, सब चीज ठीक है, कुल मिला के ये है, सर का चक्कर है। अब ये तय नहीं हो पा रहा है कौन से सर क्या करेंगे, किस सर से वो सर करेंगे। मानव को सर किया जा रहा है। हिंदी में कहा जाता है जैसे गांव में हम तुझे देख लेंगे, सर कर देंगे, मतलब तेरा सब कुछ ठिकाने पे लगा देंगे। तो इंसान को सर के जरिए सर किया जा रहा है,
और सर के जरिए सर कलम किया जा रहा है वोट का। अब जनता तय करे, अपनी जवाबदेही तय करे, किस सर के साथ जाएगी, किस सर को चुनेगी और किस सर की सत्ता चाहती है। जनता की चलनी नहीं है। इतनी तैयारी जब हो रही है, इतनी जब तैयारी हो रही है, तो जनता की चलनी कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता कि चलेगी जनता की। होगा वही जो इनको करना है। अगर कुछ सवाल करेंगे तो फिर यूट्यूब कहेगा कि कुछ फिर मिसलीडिंग कर दिया। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो है कुछ अधिकारी जो इधर थे वो इधर आ जाएं, जो पहले इनके लिए काम करते थे इनके लिए करें, तो बदल जाए। वोटर का वोट तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बने। जो ईवीएम की हालत थी और जो इसमें हो रहा है, मैंने एसआईआर में पता चला ना कि मतदाता सूची में कैसे काम होता है, और मैंने आपको बताया था 2003 का यहाँ का अपनी बिल्डिंग की कहानी। तो अगर इतना ढंग से काम होता है और इतना अब खुलेआम हो रहा है, पहले ढंग से होता था और अब खुलेआम हो रहा है, तो उसमें जनता की चलेगी इसकी संभावना आशंका बहुत कम है। चलेगा वही जो सरकार चाहेगी, जो डीएम साहब चाहेंगे। और डीएम साहब अगर चाहेंगे तो अजीत अंजुम नाम का यूट्यूबर ही कहा जाएगा, भले वो कितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हो। विनोद कापड़ी ने लिखा है कि जब तुम तैयारी कर रहे होगे कंपटीशन की तो अजीत अंजुम संपादक था। वही हाल है। आपको कुछ पता नहीं है और आप डीएम बने बैठे हैं तो समझ रहे हैं कि जो है सो आप ही हैं। तो ठीक है, देखा जाए। इसलिए मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है, मनोरंजन पूरा है। और एफआईआर करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि नहीं अजीत जी आप दे दीजिए डिटेल और हम ठीक कर देंगे, तो समझ में आ गया उनको मामला। तो इतना ही काफी है। और बहुत सारे पत्रकारों को जो सुमित अवस्थी कह रहे थे कि मजबूरी में गोदी में रहना पड़ रहा है, उनको बता दिया अजीत अंजुम ने कि नहीं, अगर आपके पास रीढ़ हड्डी हो तो आप ऐसे भी ठीक रह सकते हैं। और अजीत अंजुम ने क्या किया, अगर आपका जमीन जागता है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता आपको। अजीत अंजुम आप नहीं सर, 3 चीज से अंतरात्मा मारता है। या तो आपके ऊपर आर्थिक अफेंस इतने हैं, आपके खर्चे इतने हैं कि आप लोअर में नहीं हमारी तरह जिंदगी जी सकते। हम नई सब्जी के पैसे हैं तो नई सब्जी खरीदते रह लेंगे। और ये होता है जब सर आप कोई आवाज उठाते हैं। भाई अजीत अंजुम जी की बराबरी हम नहीं कर सकते, वो बड़े पदों पर रहे, संपादक की भूमिका में रहे, 2 पैसे वो कमा चुके हैं वक्त रहते, उन्हें घर की चिंता नहीं है, घर की फिक्र नहीं है, आर्थिक ठीक है हालात। हमारे भी हालात ठीक थे, लेकिन 12 वर्ष लड़ते लड़ते अब मामला बिगड़ चुका है। लड़ाई की भी तो एक लिमिट होती है। बिल्कुल। और फिर सर उसी स्पीड में दौड़ना, तो सब ठीक है लेकिन हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता। तो सुमित अवस्थी या कोई ये कहे कि गोदी में तो बैठना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है, किसी की मजबूरी नहीं होती है। अगर आपकी अंतरात्मा आवाज दे रही है कि मैं नहीं करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं टोटल टीवी के मालिक बिक जाएं, अगर पत्रकार सब ये कहें कि हम आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, हमें समाज में मुंह दिखाना है, तो ये कल सिस्टम बदल जाएगा। संपादक तो अपने आप लाइन में आ जाएंगे। एनडीटीवी का यही हुआ। एनडीटीवी बिक गया, 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन रविश तो नहीं माने। तो अगर आप नहीं मानना चाहेंगे तो नहीं मानेंगे, आपको कोई कुछ कर नहीं सकता आपके साथ जबरदस्ती तभी करेगा जब आपका पिछला रिकॉर्ड खराब होगा। ईडी का डर तभी होगा जब आपका पिछला रिकॉर्ड खराब होगा। ईडी क्या कर लेगी अगर कुछ है ही नहीं तो? अरे सर ईडी भी कितने लोगों को जेल भेज देगी, सब लोग अपने पे उतारू हो जाओ। बिल्कुल। मैंने रॉबर्ट वाड्रा को 2008 के केस में 2025 में भेज रहे हैं, तो सबको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा वो हर साल भेजे जाते हैं, जब चुनाव आता है तो भेजे जाते हैं, चुनाव के बाद वो फिर रुक जाते हैं। हर चुनाव से पहले पूछताछ होती है। बिल्कुल। हाँ, तो चुनाव में जा पाएंगे जेल की नहीं इस बार, ये कयास है। बिल्कुल। नहीं, ये सब निर्भर करेगा कि बिहार में क्या होता है। बहुत कुछ बिहार में क्या होता है और मोदी जी के 75 साल में क्या होता है। 2 चीजें अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों माइलस्टोन को पार करने के बाद पता चलेगा कि आप बैटन गिरा तो नहीं। चलिए कल योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा सब मिले हैं। देखिए इसका असर क्या आता है। किसी ने ब्रेकिंग अभी नहीं की, क्या हुआ है, क्योंकि खबर अभी आई नहीं है। खबर आए तो पता लगे। तो सर आपका आभार, धन्यवाद। लेकिन चिंता रहेगी, वॉशिंग मशीन में फंसा ईवीएम क्या मतदाता सूची को धुल के कामयाब कर पाएगा?
या फिर बिहार का जनमत सत्ता परिवर्तन का खेल जो करना चाहता है वो सत्ता परिवर्तित कर पाएगा? और इसी सवाल के जवाब आप लोगों से चाहिए। ये हमारा नया चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें, और ये आपको लग रहा है कि बेमतलब की बतकही हो रही है तो ये आप सुनते रहिए, अच्छी लगे तो आनंद उठाइए, आगे शेयर कर दीजिए, खराब लगे तो आपका धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।